हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 20 चैप्टर उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन। हमने पूरा चैप्टर एंड कर दिया है। हमने लास्ट वीडियो में जाना था पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता के बारे में, जो कि प्रत्याशित लाभ की दर और परियोजना लागत पर निर्भर करती है। यदि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता अधिक होती है ब्याज दर से, तभी निवेश होता है, क्योंकि निवेश पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और ब्याज दर पर निर्भर करता है। इसके बाद हमने बचत और निवेश के दो पहलू, प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश, पूर्वव्यापी बचतें और संपादित विनियोग के बारे में अध्ययन किया था कि पूर्वव्यापी बचतें और संपादित विनियोग हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि ये वास्तव में किए जाते हैं, जबकि प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित विनियोग कभी बराबर नहीं होते, क्योंकि ये केवल एक अनुमान होते हैं, अजम्पशंस होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने पूरा चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और इसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है बच्चों, शुरू करें पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का क्या सूत्र है। तो हमने उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अच्छे से पढ़ी थी कि एमपीसी क्या होती है, कि कुल आय में परिवर्तन और कुल उपभोग में परिवर्तन दोनों का क्या होती है, अनुपात होती है। तो यहाँ पर आएगा कुल उपभोग में परिवर्तन बटे में आय में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई, ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि डेल्टा किसको दिखाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। तो आपका आंसर आएगा स डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा एस बटे में डेल्टा वाई क्या होता है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति होती है। आपको ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमपीसी का अधिकतम मूल्य क्या होगा। तो हमने बताया था कि जो एमपीसी है वो 0 से तो अधिक होती है और 1 से कम होती है। तो 1 से कम होती है तो अधिकतम कितनी हो गई, 1 हो गई ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एपीसी बराबर एपीएस है। हमने मान लिया कि एपीसी उपभोग की औसत प्रवृत्ति और एपीएस बचत की औसत प्रवृत्ति दोनों बराबर है। तो एपीएस और जो एपीसी और एपीएस है उनका अलग अलग मान क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो एपीसी है और एपीएस है उन दोनों का योग होता है 1। तो ये जब दोनों बराबर बताई गई हैं, यहाँ पर क्या बताई हैं, एपीसी और एपीएस को बराबर बताया है, अर्थात दोनों 1 की आधी आधी हो जाएंगी। तो 1 का आधा क्या होता है, 0.5। ठीक है, और 0.5, इन दोनों का टोटल 1 हो जाएगा, अर्थात क्या आंसर आएगा यहाँ पर 0.5। ठीक है बच्चों, तो आंसर आएगा 0.5, 1 का आधा। आगे है, एमपीसी और एमपीएस का जोड़ कितने के बराबर होता है। वही सेम सूत्र है जैसे हमने बताया था अभी, कि जो एमपीसी है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति का योग हमेशा होता है 1। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पर 1। आगे बच्चों समझ में, आगे देखते हैं हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमने बताया ना, एमपीसी डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई, अर्थात उपभोग में परिवर्तन बटे में आय में परिवर्तन दोनों का क्या होती है, अनुपात होती है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई एमपीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोग फलन किसे कहते हैं। तो उपभोग फलन क्या बताता है कि उपभोग का आय से संबंध होता है, यदि आय अधिक होती है तो ही उपभोग अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर लिखना है, उपभोग और आय के बीच संबंध को उपभोग की प्रवृत्ति या उपभोग फलन के रूप में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, एमपीसी बराबर 0.5 है, तो एमपीएस का क्या मान होगा। अभी हमने सॉल्व किया था ना, बस उसी तरीके से होगा, क्योंकि 1 का आधा क्या होता है, 0.5। तो एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस भी क्या होगी, 0.5 ही होगी। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि 1 में से एमपीसी को हम घटा सकते हैं, एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी, यही सूत्र होता है ना इसका, आपको अच्छे से बताया था मैंने। दोनों का टोटल 1 होता है, यदि दूसरे को ज्ञात करना होता है तो 1 में से उसको घटा देते हैं। एमपीएस बराबर 1 में से 0.5 को घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.5। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निवेश फलन किसे कहते हैं। तो निवेश फलन में आपको लिखना है कि निवेश फलन से तात्पर्य क्या होता है, नए उत्पादक परिसंपत्तियों को प्राप्त करना और उसको और अधिक वस्तु और सेवाएं उत्पादित करने में लगाना, उसे ही हम क्या कहते हैं, निवेश फलन। निवेश फलन से तात्पर्य नए उत्पादक परिसंपत्तियों को प्राप्त करना और नई उत्पादक परिसंपत्तियों से वस्तु और सेवाएं उत्पादित करने से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बचत की औसत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। बचत की औसत प्रवृत्ति अर्थात एपीएस किसे कहेंगे, कि कुल बचत में हम किसका भाग लगा देंगे, कुल आय का, तो वो आ जाएगी हमारी बचत की औसत प्रवृत्ति। कुल बचत में कुल आय का भाग देने पर बचत की औसत प्रवृत्ति प्राप्त होती है, और इसका इस तरह से सूत्र लिखेंगे हम, एपीएस बराबर एस बटे में वाई, अर्थात कुल बचत में कुल आय। ठीक है,
इस तरीके से आपको इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न सॉल्व करने हैं और यहाँ पर आपके एंड होते हैं वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, उसमें हम मिलेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक आप सारे लेसन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।